अमित गुप्ता जी, उपस्थित सभी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, सभी गणमान्य अतिथिगण, आज के भव्य कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हम लोग विद्यालय की हीरक जयंती मना रहे हैं। अभी एक बेटा जो अपनी कविता सुना के गया और हमारे संचालक महोदय ने भी अपनी कविता सुनाई और बड़ी गहराई से उन्होंने सारी चीजें जानकारी करी हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। विद्यालय परिवार वास्तव में कोई भी संस्था हो, कोई भी परिवार हो, वहां के लोग कितने जीवंत हैं, कितने सामाजिक हैं, कितने सहयोगी हैं, उस पर उस संस्था का भविष्य निर्भर होता है, डिपेंड होता है। और उसकी संस्था की साख भी इसी बात पर है कि उसके लोग कितने जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूं कि जब से हमारे प्रिंसिपल साहब ने यहां ज्वाइन किया है, हरदोई का एक कॉलेज खंडहर जैसा हो गया था और यहां लोग अपने बच्चों और बेटियों को भेजना पसंद नहीं करते थे। मजबूरी होती थी तो कोई बच्चा जब कहीं एडमिशन नहीं होता था तो यहां आता था। आज हालत यह है कि हमारे शिक्षकों ने इतना अच्छा यहाँ का माहौल बना दिया कि हम लोगों के पास बहुत सारी सिफारिश आती कि हमारा सीएसएन में एडमिशन करा दीजिए। ऐसा कॉलेज का परिवेश आप सबने मिलकर के बनाया है। जो कॉलेज वास्तव में सभी विद्यालय महान होते हैं और कहते हैं विद्यालय तो समाज का आईना होते हैं, समाज की व्यवस्था होते हैं। और अच्छा विद्यालय कहते हैं एक विद्यालय खोल देने से कई जेलें बंद करने का लाभ मिल जाता है। एक विद्यालय खोलेंगे तो 2 जेलें बंद हो जाती है एक विद्यालय खोलने से। लेकिन जो हमारा सीएसएन महाविद्यालय, मुझे लगता है तो कई जेलों को बंद करा देगा। इतना अच्छा आप लोगों का शैक्षिक वातावरण है, विद्यालय का परिसर परिवेश इतना अच्छा बना दिया हमारे प्रिंसिपल साहब ने। आप सबकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जो विद्यालय कभी यहाँ पर लोग आना पसंद नहीं करते थे, आज मैंने देखा सुबह लोग टहलने आना चाहते हैं। यहाँ ऐसा अच्छा परिवेश बन गया है, ऐसा वातावरण विद्यालय का बना है। चलो भाई कहीं घूमना है तो सीएसएन चलिए। पहले लोग और भी कई कॉलेज हमारे जनपद में वहाँ घूमने जाना पसंद करते थे और जो शहर के अंदर हैं, लेकिन आप लोग वहाँ नहीं जाते, चलिए भाई सीएसएन चला जाएगा। तो ऐसा प्राकृतिक वातावरण आप लोगों ने बनाया, ऐसा सुंदर भव्य विद्यालय बनाया। और जो आपने बताया अभी ऊपर कई सारे कमरे आपने बनाए, कई अन्य व्यवस्थाएं विद्यालय में कराई हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए जितनी आपकी प्रशंसा की जाए वो कम है। हमारे सभी शिक्षकों ने अपने 5 से 8 साढ़े 8 लाख रुपए दिए। हमारे प्रिंसिपल साहब ने सहयोग किया, अन्य सामाजिक लोगों ने सहयोग किया। और जो लोग यहाँ पढ़ करके गए हैं, बहुत से लोग आज बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं। तो मैं समझता हूं कि उन्हें अपने कॉलेज को ध्यान रखना चाहिए। आज हमारे मुख्यमंत्री जी, आज हमारे प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं कि जिस विद्यालय में आप पढ़े हैं वापस वहां जाकर देखिए, और आप इस लायक हैं कि वहां कुछ करा सकते हैं तो अवश्य कराइए। कुछ नहीं तो कम से कम एक बिजली का पंखा लगवा सकते हैं तो बिजली का पंखा ही लगवा दीजिए। जो भी आप बेहतर कर सकते हैं, कूलर लगवा सकते हैं, कूलर लगवा दीजिए। कमरा बनवा सकते हैं, मेज कुर्सी बेंच लगवा सकते हैं। जो सहयोग आप कर सकते हैं करना चाहिए, क्योंकि संस्थाएं आज तो सरकार रेट करती है, लेकिन इससे पहले दान पर ही चलती थी। हमारे देश में दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय होते थे और यहाँ पर शिक्षा का वो आलम था कि हम जगत गुरु बोले जाते थे। ऐसे विद्यालय थे, उनके पास ऐसे ऐसे पुस्तकालय थे जिनमें आग लगाई गई और 1 वर्ष तक वो पुस्तकालय जलते रहे और पूरी किताबें तो भी नहीं जल पाए। इतना ज्ञान का भंडार भारत के पास था, इतने मनीषी हमारे पास थे और हर क्षेत्र में हमारे पास विशद ज्ञान था। लेकिन कुछ हमको ऐसा साहित्य पढ़ाया गया, हमको ऐसा ज्ञान दिया गया कि भारत तो भिखारियों का देश है, भारत तो सपेरों का देश है, भारत तो भिखमंगों का देश है, और हम लोगों ने वो मान लिया। जबकि हम विश्व को
रास्ता दिखाने वाले लोग रहे, हम जगत गुरु रहे हैं, विश्व गुरु रहे हैं। हम विश्व के सबसे पहले लोकतंत्र थे। सबसे पहले लोकतांत्रिक प्रणाली अगर कहीं लागू हुई तो हमारे यहाँ वेदों में उसकी व्याख्या है। वेदों में सभाओं को बताया गया, सभाओं का निर्वाचन और सभापति का निर्वाचन वेदों में हमें बताया गया, उसका उल्लेख होता है। और वेदों से लोग लेकर के गए हैं ज्ञान। दुनिया के जिन भी देशों, हमारा जो संविधान बना है वो 8 देशों के संविधान से उसको लिया गया, उद्धत किया गया। लेकिन वो 8 देश जिन्होंने अपना संविधान बनाया, उन्होंने भारत के वेदों से अध्ययन किया, भारत के पुराणों से अध्ययन किया, भारत के प्राचीन वाङ्मय से अध्ययन किया। और हमारे यहाँ से जो रास्ता लोकतंत्र का जाता था, जो सभाओं का रास्ता जाता था, जो सभापतियों का रास्ता जाता था, जो छोटे छोटे कल्याण के मार्ग तय किए गए थे, उनके आधार पर वहां के संविधान बनाए गए और उनको नाकाफी करके हमारे देश का संविधान बना। मैं समझता हूं कि हम दुनिया को संविधान देने वाले लोग हैं। वेद दुनिया के सबसे पुराने संविधान हैं। हम दुनिया को रास्ता बताने वाले लोग हैं, दुनिया को ज्ञान देने वाले लोग हैं हमारे पास। चाहे वो विद्युत ऊर्जा की बात हो, चाहे विमान शास्त्र की बात हो, चाहे शल्य क्रिया की बात हो, चाहे आयुर्वेद की बात हो, सारा ज्ञान भारत के पास था। यहाँ तक कि दुनिया के पास गिनती नहीं आती थी। दशमलव हमने दिया, जीरो की खोज भारत में ही दुनिया को तब गिनती करना आया। खगोल शास्त्र में हम इतना आगे थे कि हाँ लाखों वर्ष पहले का बता देते थे, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, क्या भौगोलिक परिस्थिति होगी। दुनिया पृथ्वी को जब चपटी मानती थी, जब चौकोर मानती थी, तब हमने पृथ्वी को गोल बता दिया था। दुनिया जब ये बताती थी कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तब हमने सौर मंडल के बारे में ज्ञान दे दिया था और ये बताया था सूर्य एक ग्रह है, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। दुनिया जब ये बताती थी मौसम कैसे परिवर्तित होता है, दिन रात कैसे होते, इसकी जानकारी दुनिया को नहीं होती थी, तब हमने बता दिया था कि पृथ्वी का अपनी गति पर घूर्णन करने के कारण दिन रात होते हैं और उसी के अनुसार मौसम का परिवर्तन होता। लेकिन आज हम लोगों को तमाम गलत लगाव से देखा जा रहा है। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि आज जो सरकार भारत की गद्दी पर हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, उसने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाने का काम किया है। भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की ओर हमारे प्रधानमंत्री जी लेकर के चल रहे हैं। आर्थिक रूप से भी अभी हम दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे करके बने हैं। बहुत जल्दी 1 से 1.5 साल के अंदर हम जर्मनी को पछाड़ करके 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आप देखिए 3रे नंबर की व्यवस्था है, लेकिन सैन्य संतुलन में अभी हम 2रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। कई मानों में चाइना हमसे संख्या में जरूर आगे, सैन्य संतुलन में कुछ ऐसी तकनीकी ताकतें हैं जो भारत की सेना के पास आ गई हैं और युद्ध कौशल के आधार पर जब आकलन होता है तो हमारी सेना 2रे नंबर की सेना भी दुनिया में मानी जाती है। वैसे तो हम 3रे नंबर की हमारी सेना है, लेकिन दोस्तों आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो हमारी प्रगति हो रही है, हमारी जो जीडीपी है 7.4% की दर से आगे बढ़ रही है। ये दुनिया की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली जीडीपी है और इसके आधार पर हम 1.5 साल के अंदर दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। जर्मनी को पछाड़ करके हम वो स्थान प्राप्त करेंगे। हमसे आगे चाइना और अमेरिका ही होगा। और जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, अगले 10 सालों में हम चीन को भी पछाड़ करके 2रे नंबर की दुनिया की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और 2047 में जब हमारे भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, हमारे सरकार का लक्ष्य है, हमारी पार्टी का लक्ष्य है, हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और दोस्तों